और एक ऐतिहासिक दृश्य जो हमेशा इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह वह समय है जब सारे भारतवासी को हमारे इस विमान पर गर्व होगा, तीनों सेनाओं को गर्व होगा और गर्व होगा हमारे नेतृत्व करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, हमारे देश को आगे ले जाने वाले उन सैनिकों पर जिन्होंने हमेशा देश को ऊपर बनाए रखा। और अब अनावरण का ऐतिहासिक दृश्य भी आपके सामने थोड़ी ही देर में प्रस्तुत किया जाएगा। जोरदार तालियां इस ऐतिहासिक दृश्य के लिए जो हमारे हृदय में सदैव अंकित रहेंगी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। और एक हस्ताक्षर की छाप जो समय के साथ हमेशा इतिहास में दर्ज हो चुकी है, अब आपके सामने। और अब थोड़ी ही देर में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अब मैं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हमारे मिग-21 लड़ाकू विमान के पायलटों के और ग्राउंड क्रू के साथ फोटोग्राफी में शामिल होकर इस अवसर को हमेशा के लिए यादगार बना दें। गर्व के ऐतिहासिक क्षण जो हमेशा इतिहास के पन्नों पर याद रखे जाएंगे। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। और जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Ladies and gentlemen, please remain seated and maintain silence. अब हमारे आज के मुख्य अतिथि तथा भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। एक बार सभी तालियां बजाकर हमारे पायलट्स जिन्होंने करिश्मा किया है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल डी के त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी,
Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, DDR&D and Chairman DRDO, Dr. Sameer V. Kamath, Defense Services K3 Financial Advisor Dr. मयंक शर्मा, यहाँ मौजूद भारत सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, उनके परिवारजन एवं हमारे ऐसे वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी खपाई है अपनी सेवा में, ऐसे हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मी, अन्य एयर वॉरियर्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयर फोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सब के बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सलेंस की कहानी लिखी गई है। साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूं। यह नजरिया
हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। हमारे यहाँ जमीन, आसमान, पेड़, यहाँ तक कि घास को भी पूजा जाता है। हम तो पत्थर में भी देवता का वास मानते हैं। हम तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः कहने वाले लोग हैं, यानी हम सब इस भूमि को अपनी माता और खुद को इसकी संतान मानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनता है तो हम उसमें प्रवेश करने से पहले पूजा करते हैं। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका भी हमारे यहाँ पूजन होता है। और अभी कुछ ही दिनों में हम सब दशहरा में शस्त्र पूजन भी करेंगे। यह परंपरा केवल आस्था और विश्वास नहीं है, यह हर टूल के प्रति, हर सिस्टम के प्रति, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रति हमारी कृतज्ञता की यह भावना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें एम्पावर करती है। हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर हमें यही सिखाती है कि रेस्पेक्ट सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि हर उस चीज को दिया जाना चाहिए जिसने हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान दिया है। साथियों, जब हम हर छोटी बड़ी चीज को इतना सम्मान देते हैं तो MiG-21 तो हमारा नेशनल प्राइड है। यह तो हमारी रक्षा का शील्ड रहा है, हमारी शक्ति का यह सिंबल रहा है, और इसलिए इसका सम्मान करना भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज जब हम MiG-21 को फेयरवेल देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो इसे सिर्फ एक फॉर्मल मिलिट्री सेरेमनी की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार है। जैसे हम अपने सोल्जर्स की रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मान देते हैं, उसी तरह आज हम इस माइटी मशीन को सम्मान दे रहे हैं जिसने डिकेड्स तक हमारी सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाया है। साथियों, भारत के गांव का बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है, और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। साथियों, जब MiG-21 की बात होती है, अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना 60 साल पुराने विमान उड़ा रही थी। मैं इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1960 और 1970 के दशक में जो MiG-21 विमान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास आए थे, वह बहुत पहले ही सेवा से बाहर हो चुके हैं, और जो MiG-21 विमान आज तक हम उड़ा रहे थे वे मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष पुराने हैं। 40 साल की लाइफ टाइम ऐसे एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल है। कई देशों में ऐसे फाइटर जेट्स को इतने ही टाइम तक एक्टिव रखा जाता है, लेकिन MiG-21 की एक खास बात यह है कि इसे तकनीकी रूप से हमेशा अपडेट रखा गया है और हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने और मैकेनिस्ट ने इस काम को किया है।
आज जो मिग 21 हम यहां देख रहे हैं, यह तो त्रिशूल, विक्रम, बादल और बिशन जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका वर्तमान रूप तो अपडेटेड था। यहां मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसने अपने एडवांस राडार्स एवियोनिक्स से मिग 21 को लगातार अपडेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। साथियों, मिग 21 ने अपने बायर्स और अपने सेलर्स दोनों की अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। 1950 के दशक में जिस डिजाइन पर यह जेट बना था, वह उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट था। समय के साथ इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जोड़े गए, बेहतर राडार सिस्टम भी जोड़ा गया। इसके अलावा भी इसमें अनेक एयर टू एयर मिसाइल्स भी जोड़ी गई, टारगेट मिसाइल्स जोड़ी गई, फ्री फॉल बम भी जोड़े गए। यही कारण है कि मिग 21 को इतने लंबे समय तक हमारी वायुसेना का भरोसा और सम्मान मिलता रहा है। इसलिए आज जब हम इसे विदाई दे रहे हैं, तो यह मोमेंट हमें यह याद दिला रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उस लिगेसी में भी है जिसे हमने दशकों से बिल्ड किया है। उस लेगेसी को सेलिब्रेट करना और उसका सम्मान करना, बहनों भाइयों, मैं यह मानता हूं कि हम सभी की जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का हम लोगों ने निर्वाह किया है। साथियों, एक दिलचस्प बात यह है, यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है। यहीं से भारतीय वायुसेना की सुपरसोनिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, यहीं से मिग 21 का इंडक्शन हुआ था। यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस गौरवशाली अध्याय का गवाह है जिसने भारत की एयर पावर को एक नई पहचान दी थी। आप सबके समक्ष मिग 21 के बारे में विस्तार में बताने की मैं समझता हूं कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ, यहाँ बैठे हुए आप सभी, चाहे एयर वॉरियर्स हों, वेटरन्स हों या फिर डिफेंस एक्सपर्ट हों, हम सब इसके परफॉर्मेंस से भली भांति परिचित हैं। लेकिन मेरी नज़र में इसका जो सबसे खास विशेषता रही है, वह है वर्सेटिलिटी। यह एक ऐसा फाइटर जेट रहा जिसने अपने लंबे ऑपरेशनल लाइफ में हर तरह के रोल इसने निभाए हैं। इसको बर्ड ऑफ ऑल सीजन्स ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक इंटरसेप्टर के तौर पर इसने दुश्मन को रोकने का काम किया है। ग्राउंड अटैक में इसने अपनी आक्रामक क्षमता भी दिखाई है और एयर डिफेंस फाइटर जेट के रूप में इसने स्काईज को प्रोटेक्ट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी असंख्य एयर वॉरियर्स को भी तैयार किया है। कहने का मतलब यह है कि मिग 21 ने हर उड़ान के साथ भारत के भविष्य को और भी मजबूत किया है। साथियों, मिग 21 अगर इतने वर्षों तक भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देता रहा है, तो इसके पीछे की ताकत इंडियन एयरफोर्स का हर पायलट, इंडियन एयरफोर्स का हर वॉरियर, जिसे हम एयर वॉरियर कहते हैं, और हर ग्राउंड क्रू ने दी है। मिग 21 के साथ उन्होंने अपना साहस और अपना समर्पण जोड़ा है, इसलिए उनका भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, अगर आप 80 और 90 के दशक की तरफ नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि मिग 21 सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी कार्य कर रहा था। इस लीजेंडरी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर न जाने कितने जाबाज पायलट्स ने उड़ान भरी है। सीखा कि आसमान से कैसे बात करनी है, इसने ही हमको सिखाया है। कैसे हर परिस्थिति में अपनी मशीन को कंट्रोल करना है और कैसे मुश्किल हालात में भी शांत रहकर मिशन को अंजाम देना है। आज जो हमारे पास हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, उनकी नींव कहीं ना कहीं मिग 21 ने ही रखी है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा यात्रा में मिग 21 एक सारथी की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। साथियों,
आज जब हम उसे फेयरवेल दे रहे हैं तो यह भरोसा भी ले रहे हैं कि आने वाले कल में हमारी नई पीढ़ी इसी स्पिरिट के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयर पावर को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब दुनिया भारत को देखेगी तो कहेगी यह तो वो देश है जिसने MiG-21 से शुरुआत की और आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। यही हमारी जर्नी है और यही हमारी प्राइड है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते कहता हूं कि इस लिगेसी को हमें टूटने नहीं देना है किसी भी सूरत में। MiG-21 का योगदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह सीख है, वह DNA है जो हमें आगे बढ़ाएगा। हमें LCA तेजस की सफलता को अपनी नेक्स्ट मिशन की शुरुआत माननी है और आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट एमका और अन्य प्रोग्राम्स में यह आत्मविश्वास भरने की जरूरत है कि भारत हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है और हर चुनौती पर भारत विजय प्राप्त कर सकता है। आज हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिमार्केबल बदलाव हो रहा है। हमारी रिसर्च लैब्स, एकेडमिया, डिफेंस PSUs, प्राइवेट सेक्टर और हमारे यूथ, हमारे स्टार्टअप, हमारे साइंटिस्ट, यह सब मिलकर बदलाव की इस गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अतीत को तो सम्मान देना ही है, साथ ही साथ भविष्य की ओर कदम भी हमको बढ़ाते रहना है। पुराने साधन भले ही आज सेवा के बाहर हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनकी लेगेसी हमेशा प्रेरित करती रहे। MiG-21 ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव से घबराना नहीं है बल्कि उससे नई ऊर्जा लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। हम तो इस भाव को लेकर चलने वाले लोग हैं कि तंत्र है नूतन भले ही। हम इस भाव को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि तंत्र है नूतन भले ही, चिर पुरातन साधना। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें यह दर्शन दिया कि साधना यानी मूल भावना और आदर्श यह शाश्वत होते हैं, मिटते नहीं हैं, यह कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए जो साधन यानी तंत्र और उपकरण हैं, यह सब तो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे इसे आप इस तरह से समझिए कि हमारे सैनिकों का साहस, हमारे सैनिकों का अनुशासन और उनकी राष्ट्र भक्ति चिर पुरातन साधना है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए जिन हथियारों, जेट्स और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है वे एक नूतन तंत्र हैं और लगातार अपडेटेड होता रहा MiG-21 इसी दर्शन का, इसी फिलॉसफी का एक जीवंत उदाहरण है। अंत में मैं उन सभी पायलट्स, टेक्नीशियंस, ग्राउंड स्टाफ और इससे जुड़े एशियल के समस्त इंजीनियर्स और अन्य स्टाफ को भी हृदय से नमन करता हूं, जिनकी मेहनत, समर्पण और साहस ने MiG-21 को भारतीय वायुसेना की आत्मा का हिस्सा बनाया है। हमारे पायलट्स ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना आसमान में हमारी सीमाओं की रक्षा की और टेक्नीशियंस और ग्राउंड स्टाफ ने अपने पसीने और कौशल से यह सुनिश्चित किया कि हमारे विमान हर बार पूर्ण शक्ति के साथ उड़ान भर सके। आज जब हम इस गौरवशाली अध्याय को विदा कर रहे हैं तो यह उन अनगिनत नायकों को भी स्मरण करने का क्षण है जिनके त्याग ने इस मशीन को एक जीवंत विरासत बना दिया है। उनका योगदान हमेशा हमारी राष्ट्रीय स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि MiG-21 जिस तरह दशकों तक हमारी सिक्योरिटी का पिलर बना रहा, वो हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। मुझे खुशी है कि मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में भी इस पल को आप सबके साथ बांट रहा हूं। साथ ही हमें आज यह प्रण भी लेना होगा कि आने वाले कल में हमारी वायुसेना की उड़ान और ऊंची होगी और भारत की आकाश रक्षा और अभेद्य होगी। इसी प्रण के साथ MiG-21 को विदाई देते हुए और उसके प्रति हृदय से श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की।
और तेज आवाज आनी चाहिए। भारत माता की। और तेज, भारत माता की। ओके, धन्यवाद। भारत The Indian Air Force's iconic MiG-21 fleet flew for the last time today as it was formally retired in a decommissioning ceremony at Chandigarh Air Base and closing a remarkable chapter in India's military aviation history. And MiG-21, those visuals that you can see, MiG-21 flies for the last time as India retires this iconic, fighter after 63 years. All right, now joining me on the telecast is my colleague Brian Thomas. Brian, when we are talking about this, Rajnath Singh has given a very powerful address. He has said that MiG-21 is our national pride and has paid his last tribute to MiG-21 as it flew into the sunset. What exactly are you getting to know into this entire address? What was the key highlight of all of that? Clearly a very emotional moment for the entire Indian Air Force, because clearly what the MiG-21, MiG-21 showed its pride, its valor to the Indian defense mechanism is clearly beyond anyone's rather, and it is also a very small, it's an understatement to speak about the pride and valor, and that's what the Defense Minister Rajnath Singh said, that it is an emotional goodbye to the legendary MiG-21 fighter jets, which carried out their final simultaneous operational landing at the Air Force Base. Not only that, it also served more than 6 decades of service, has been a cornerstone of Indian air defense. It played a critical role in multiple warfares, and the defense minister clearly regarded how the MiG-21 was a path-breaking jet at one of its time, and not only that, it played key prowess in Balakot, in Kargil, in Indo-Pak, and also the defense minister said that the MiG-21, the MiG-21 has also always been known for its agility, for its combat prowess, and it earned the nickname also Flying Coffin for the challenging handling of, and yet generations of Indian Air Force pilots mastered it with courage also, and it inspired pride, discipline, and valor also across the Indian Air Force. Yes. News coming in, and all airborne MiG-21 aircraft is executing their final operational landing simultaneously. MiG-21 aircrafts were inducted into the Indian Air Force in 1963 and they were decommissioned after 63 years of service. Brian, especially when we are talking about the final operational landing and MiG-21's role in several conflicts in 1971 war, the Kargil conflict, the Balakot airstrike, and Operation Sindoor as well. This farewell is also of our collective memories of our national pride and of that journey in which the story of courage, sacrifice, and excellence has been written. So, in terms of those visuals that we're talking about, what was the most highlight and the key importance and significance of MiG-21, especially the legacy when we're talking about that? Clearly, this is a historic moment, and all airborne MiG-21 fighter jets carried out the final simultaneous operational landing at the Chandigarh Air Force Base. It inducted in the year 1963, and after 63 years of its distinguished service, the MiG-21 is being formally decommissioned today, and it clearly marks the end of an era in Indian military aviation. So yes, definitely a breakthrough, and it will go down in history. Like you said, yes, it has participated in many combats, it includes your Operation Sindoor, 1961, 1971, Kargil, Balakot. So clearly it challenges also, and the generations of IAF will be remembering it with courage. Yes. All right, Brian, stay on with us. We have more news coming in. In Chandigarh, the MiG-21 aircraft just flew in formation with indigenous Tejas aircraft, giving out the message
and I quote, "I hand over glory to the next lineage." Unquote. Visuals show the aircraft's formation, releasing streams of saffron, white and green smoke, painting the sky with the colors of the Indian tricolor flag. Brian, take us through the details that are coming in terms of this. A very emotional moment for all the Indian Air Force pilots. And in this very symbolic gesture, the MiG-21 flew in formation with the indigenous Tejas fighter jet, sending out the message that I hand over the glory to the next lineage. It was first inducted in the Air Force field in 1963. And this legendary MiG-21, MiG-21 fleet now is being officially decommissioned today after 63 years of service, which marks a transition from a storied past to a new era of homegrown air power. Yes. All right, Brian, stay on with us. We have more news coming in. The Chief of Air Force, Air Chief Marshal A.P. Singh, flew the last sortie of the MiG-21 as the aircraft fleet decommissioned. Remember, MiG-21 were inducted into the Indian Air Force in 1963 and decommissioned today after 63 years of service. So, Brian, in terms of the Chief of Air Force, Air Chief Marshal A.P. Singh, flying the last sortie of the MiG-21, what more can you share with us in terms of its significance? We've been talking about the significance, but what important I want to highlight rather than significance, because that's what we've been talking about. But yes, we talk about the achievement. Clearly, Air Chief Marshal A.P. Singh, who is the Chief of Air Staff, took to the skies for the final sortie for the MiG-21 as this legendary aircraft fleet was formally decommissioned today. Not only that, the prowess that included in the year 1963, the MiG-21 retires after its 63 years in the historic chapter in India's aviation history. Yes. All right, Brian. Now joining me on the telecast is also Group Captain D.K. Pandey, former IAF officer. Thank you so much for joining us on the telecast. Obviously, this is such a major day, especially for Indian Air Force and the people who also share this collective memory of MiG-21 that has been serving for at least 63 years. And in your experience, what exactly, when we're talking about the deep legacy and the complex legacy of MiG-21, if you could share with our viewers and shed light, and obviously we have paid tribute to the Bison's last flight, what exactly is your perspective on this? Gentlemen, thank you for having me in the discussion. The most important part is, rather, this is a milestone for Indian Air Force as well as MiG-21, that for more than 6 decades, we could grow it in a form which was highly appreciated. Just see, as you mentioned, 63 inducted, and it participated in 65, or that time we had only 1 squadron, and subsequently in 71 more. And then even when we had Mirages, MiG-29s, and Rafales were supposed to come, and other aircraft were being inducted, we had the MiG-21s doing laurels in Balakot operation, post-Balakot operations, as well as in Kargil war. So it has proved its worth. And remember, one more point which I want to highlight here is, although aircraft was made in Russia, but it grew, its growth was shaped in India. The country which had the maximum operational hours on aircraft is the Indian Air Force. The last two squadrons finally got retired today, and with pride, I will say, and it is the courage, the basic, although people were calling it flying off coffin and other things, but if you compare with its legacy, what it has given to country, 71 more totally dedicated to MiG-21s. Kargil, again, when we had issues with aircraft operating at higher heights, it has done the combat air patrolling as well as bunker busting and other things. As of MiG-20, so it has proved its worth, and India has upgraded at various times so that it is made to level where basically it came to 3.5 generation to 4 generation, where we are using in the Bison form in various operations. And definitely it goes, although today our squadron numbers have reduced also, but subsequently, as we all know, that these aircraft are going to be inducted. I believe about 10-12 aircraft are going to be inducted this year by December or so. And latest by March, definitely they will be inducted in Indian Air Force. So slowly, the way we have addressed the issue
squadron numbers and all the strength. This hopefully in next about 3 years or 4 years will be having the sufficient number of fleet with latest modern aircraft. Definitely we have to see how HAL, rather I will give I will congratulate HAL also, because they could maintain this aircraft. And remember, when the MiG-21s came, Indian MiG-21s were made in Nasik, and good show to HAL. They could do it with pride, and it brought a lot of laurels for country. So definitely it goes today, and it proves its worth. And it's basically the maintenance team as well as the pilots, the air crew, which they had faith on the aircraft, and they knew that the first supersonics, this was the first machine. And remember, Americans tried to make F-4, F-14, even F-16s were designed to counter MiG-21s. So the machine has proved its worth, and definitely it will be remembered in future air warfare also, how things have been maintained. All right, Group Captain D.K. Pandey, stay on with us. We also have with us on the panel Group Captain Tapesh Chaudhary, former Indian Air Force officer. Group Captain Tapesh Chaudhary, thank you so much for joining us on the telecast. Obviously, this is a huge milestone that the Bison MiG-21, obviously, it's a last farewell of after 63 years of service. So in your memory, what exactly was the significance of MiG-21, especially when we're talking about several conflicts it has been part of? Because this was the first supersonic fighter inducted into the IAF, and over 870 were procured to strengthen combat power. And also it served in 1965, 1971, the 1999 Kargil conflict, and even in Balakot airstrike as well as far as I can remember, even Operation Sindoor. So in your memory, what exactly is the huge significance of MiG-21? Yeah, thank you for that. What a service to the nation for over 6 decades. It is a superpower, it is a superstar. I would say when it came in 1963, it was actually a superstar and superpower of the world. The Indian Air Force, the morals were so high at that point of time, because this aircraft was made in such a manner that nobody can touch it. Because why superpower? Earlier, the aircraft in ground role and the air-to-air combat role, the aircraft used to be different. But this aircraft could carry out all roles and the supersonic aircraft. Also, the aircraft design was such, it was such a silly missile-like design, because earlier beyond visual range combats were not there. Only the dogfights or close combat, which we call it, were there. So in close combat, you're supposed to pick up physically the aircraft, but the missile design was such of this aircraft that it was very difficult to be picked up with the naked eye at a close distances also. So that is why it became superpower, like Group Captain D.K. Pandey also just said, that even America was trying to compare the design and trying to neutralize design by developing such aircrafts. After that, it actually has been the mainstay. You know, at one point of time, 2/3 of Air Force was MiG-21. Later on, the Mirages and other Su-30s and other aircrafts developed around this. However, see, when somebody has come, it has to go. See, the war industry or the war fighting machinery is based on the technology. Obviously, the MiG-21s when came, it was upgraded to the Bison. But obviously, there is a limitation to upgradation because of the various limitations of space and other things. So one has to go, because technologically it may not stand the today's world. Obviously, the aircraft frames and other things are also very old now. But what a service to the nation, and kudos to the MiG-21. It will always remain in the memory, the way it has performed, whether it is shooting down the F-16 or shooting down the Atlantic aircraft of the Pakistan, or a 1965 war or 71 war. What a performance. And obviously, it is a very emotional moment. Every pilot, every air warrior of the Indian Air Force is going to this MiG-21. Back to you. All right, Group Captain Tapesh Chaudhary, thank you so much for joining us on the telecast, as well as